हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज एंड दिस इज पार्ट 12। आज के लेसन में हम समझेंगे एक्सपेंसेस ऑन इरेक्शन और इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट्स कैपिटलाइज होते हैं या रिपेयर एक्सपेंसेस में बुक होते हैं। तो देखते हैं वो कौन से एक्सपेंसेस है। कैरियज और फ्रेट एक्सपेंसेस मतलब कार्टेज या फ्रेट जो आपने पे की है उस एसेट को अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए, वो खर्चा। इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसको इंस्टॉल कराने के लिए, लगाने के लिए जो खर्चा आपने पे किया है। एसेसरीज, उसको एकोमोडेट करने के लिए उस एसेट को जो आपने एसेसरीज परचेज की हैं वो खर्चा। वेजिस, वेजिस आपने दी है उस एसेट को लगाने के लिए। और मटेरियल यूज किया है उस एसेट में एडिशन करने के लिए, जैसा कि ब्रिक्स या सीमेंट है। और किसी पुरानी एसेट या आपके एग्जिस्टिंग एसेट है उसमें आपने कोई एडिशन कराया है या अपग्रेडेशन कराया है, वो सारा खर्चा आपके एसेट में ही ऐड होगा, मतलब वो कैपिटलाइज किया जाएगा। समझो एग्जांपल्स के साथ इसकी जर्नल एंट्री आप कैसे बनाओगे। Purchased a machinery by giving a check of rupees 3 lakh and paid rupees 25,000 in cash as wages on its installation। आपने एक मशीनरी खरीदी है जिसकी पेमेंट आपने चेक से की है 3 लाख रुपीस, और आपने उसको लगाने के लिए वेजेस पे किए हैं 25,000 कैश में। तो जब भी आप कोई नई मशीनरी खरीदते हो तो उसको इंस्टॉल करा रहे हो आप, उसके लिए आपने वेजेस पे किए हैं, तो हम उसकी टोटल कॉस्टिंग या क्या काउंट करेंगे, 3,25,000। जब भी आप कोई नई चीज खरीदते हो आप यही कहते हो ना कि मुझे टोटल उसको यहाँ तक लाने की कीमत ये पड़ी। तो ऐसे ही बिजनेस में भी बुक्स में हम कोई भी एसेट खरीदते हैं तो उसकी बिजनेस तक लाने तक की, ऑर्गेनाइजेशन तक, वर्किंग कंडीशन तक उसको लाने तक के जो खर्चे हैं वो वो आप सब कैपिटलाइज करोगे। तो एंट्री हो जाएगी आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,25,000 टू बैंक अकाउंट 3 लाख, क्योंकि आपने चेक से पेमेंट 3 लाख की है, टू कैश अकाउंट 25,000, कैश में पेमेंट आपने 25,000 किया है। और आप नरेशन में लिखोगे मशीनरी परचेज्ड एंड वेजेस रुपीज 25,000 पेड ऑन इंस्टॉलेशन। यहाँ पर मशीनरी आपके बिजनेस में आ रही है इसलिए आप इसको डेबिट करोगे, जिसकी पेमेंट आपने बैंक और कैश से की है जो कि आपके बिजनेस से जा रहा है, इसलिए आपने इन दोनों अकाउंट को क्रेडिट किया है। और एग्जांपल देखो, परचेज्ड बिल्डिंग फॉर रुपीज 2 लाख एंड पेड 2% brokerage on its purchase, also incurred 24,000 rupees on its registration। Payment for building was made by check and other expenses in cash। आपने एक बिल्डिंग खरीदी है और उस पर ब्रोकरेज पे किया है 2%, उसका रजिस्ट्रेशन कराया है 24,000 रुपए में। तो जो भी आपने बिल्डिंग की खरीदा है उसकी पेमेंट आपने चेक से की है और बाकी के खर्चे की पेमेंट आपने कैश में की है। तो ये सारा खर्चा जो भी आपने बिल्डिंग को अपने वर्किंग कंडीशन में, अपने पोजेशन में लाने के लिए किया है, वो सारा उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। क्या क्या? ब्रोकरेज, ब्रोकरेज की कैलकुलेशन आप करोगे, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है 2 लाख, ब्रोकरेज 2%, 2/100 मल्टीप्लाइड बाई 2 लाख, अमाउंट आ जाएगी 4,000। तो आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट हो जाएगी 2 लाख प्लस 24,000 प्लस 4,000, टोटल हो गया 2,28,000। और आप लिखोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,28,000 टू बैंक अकाउंट 2 लाख, क्योंकि बैंक से चेक से आपने सिर्फ 2 लाख की पेमेंट की है और बाकी का खर्चा आप कैश से कर रहे हो, टू कैश अकाउंट 28,000। नरेशन लिखोगे बिल्डिंग परचेज्ड एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस रुपीज 24,000 एंड ब्रोकरेज 2% पेड। और एग्जांपल देखो, bricks for rupees 15 lakh and timber for rupees 10 lakh purchased for the construction of building। The payment was made by check। आपने एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करने के लिए ब्रिक्स मंगाई हैं और टिम्बर मंगाया है। तो जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, तो जो भी उसमें मटेरियल लगेगा तो वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड होगा। और आप एंट्री बनाओगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 25 लाख
टू बैंक अकाउंट 25 लाख, क्योंकि सारी पेमेंट आपने चेक से की है। और नरेशन में आप लिखोगे ब्रिक्स फॉर रुपीज 15 लाख एंड टिम्बर फॉर रुपीज 10 लाख परचेज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। एक और एग्जांपल देखो, purchased an old machinery of rupees 1 lakh and paid rupees 5,000 on its cartage and 20,000 on its repair, whole payment made by check। आपने एक पुरानी मशीनरी खरीदी है जिस पर आपने कार्टेज भी पे किया है और उसको रिपेयर भी कराया है। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मशीनरी पुरानी तो है, लेकिन आपने परचेज की है अभी नई, आपके लिए तो नई हो गई, और उसको वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए आपने जो भी खर्चा किया है वो उसमें ही ऐड होगा। चाहे वो पुरानी ही थी, आपने उसकी रिपेयर कराई, आपने उसको अभी ही खरीदा है, तो अपने लिए आपने वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उसमें जो रिपेयर का खर्चा किया है वो आपकी मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड होगा। तो यहाँ पर आपकी मशीनरी की कॉस्ट हो जाएगी 1,25,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट करोगे 1,25,000 से टू बैंक अकाउंट 1,25,000, क्योंकि आपने सारी पेमेंट चेक से की है। और नरेशन में लिख दोगे मशीनरी परचेज्ड एंड कार्टेज रुपीज 5,000 एंड रिपेयर रुपीज 20,000 पेड। और एग्जांपल देखो, bought shares in Colgate Limited for rupees 50,000 and brokerage paid at 2%, all the payment is made by check। आपने शेयर्स खरीदे हैं कोलगेट लिमिटेड के 50,000 रुपए में, और खरीदने के लिए आपने उसकी ब्रोकरेज दिए 2% और सारी पेमेंट आपने चेक से की है। आपके शेयर्स तो 50,000 के हैं, लेकिन आपने उसको खरीदने के लिए जो ब्रोकरेज दी है वो भी तो उसकी कॉस्ट में ही ऐड होगा, क्योंकि आपको उसको लेने के लिए उसको ब्रोकरेज देनी पड़ी। तो वो कैलकुलेट करो क्या हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ शेयर्स 50,000 है और ब्रोकरेज 2% है, 2/100 मल्टीप्लाइड बाय 50,000, तो आ जाएगी अमाउंट 1,000। 1,000 आप शेयर्स की कॉस्ट में ऐड कर दोगे 51,000, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 51,000 टू बैंक अकाउंट 51,000 का हो जाएगा। और आप नरेशन में लिखोगे शेयर्स परचेज्ड एंड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 2% पेड। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रुपीज 5,500 पेड ऑन अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर बाय चेक। मैंने आपको अभी बताया था जब भी कोई आपके एग्जिस्टिंग एसेट है उसको टाइम टू टाइम अगर आपको कोई अपग्रेडेशन कराना पड़ता है या उसमें एडिशन करना पड़ता है, तो वो उस एसेट की कॉस्ट में ही आप ऐड करोगे, वो कैपिटलाइज होगा वो एक्सपेंस। तो यहाँ पर आपका एक कंप्यूटर था जिसको आपने अपग्रेड कराया उसको फर्दर अच्छी वर्किंग के लिए, तो वो कॉस्ट आपके कंप्यूटर में ऐड होगी। तो एंट्री हो जाएगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 5,500 टू बैंक अकाउंट, चेक से पेमेंट किया आपने 5,500, कंप्यूटर अपग्रेडेड, कंप्यूटर आपके बिजनेस में आ रहा है इसलिए आप डेबिट कर रहे हो, और उसकी पेमेंट करने के लिए बैंक से आपकी पेमेंट जा रही है इसलिए आप बैंक को क्रेडिट करोगे। और एग्जांपल देखो, रुपीज 23,000 स्पेंट ऑन बिल्डिंग a room on the top floor of the factory to store goods and rupees 3,000 spent on the repair of the walls of the factory, rupees 20,000 paid by check and balance in cash। आपने अपनी फैक्ट्री के टॉप फ्लोर पर एक रूम बनवाया है ताकि आप सामान को स्टोर कर सको, और साथ में ही आपने उस फैक्ट्री की वॉल्स को रिपेयर कराई है जो कि टूट फूट होगी, उसको रिपेयर कराया है। आपने इस सारे खर्चे का चेक में 20,000 से पेमेंट की है और बाकी खर्चा आपने कैश से पेमेंट किया है। अब यहाँ पर समझो कौन सा खर्चा कैपिटलाइज होगा और कौन सा नहीं होगा। जब भी आप कोई न्यू एडिशन करते हो, तो यहाँ पर बिल्डिंग में न्यू एडिशन हो रहा है, एक नया कमरा बन रहा है, तो वो बिल्डिंग में एडिशन हो रहा है, तो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे बिल्डिंग अकाउंट में ही, फैक्ट्री अकाउंट में ही। और दूसरा, आपने उस फैक्ट्री को मेंटेन रखने के लिए उसको जो टूट फूट हुई थी उसकी रिपेयर कराई है, वो खर्चा 3,000 रुपए का रिपेयर एक्सपेंसेस में बुक होगा। तो आपकी एंट्री बनेगी फैक्ट्री अकाउंट डेबिट 23,000, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 3,000। अब आपने चेक से पेमेंट की है 20,000 रुपए, तो टू बैंक अकाउंट 20,000, टू कैश अकाउंट 6,000, क्योंकि बैलेंस आपने कैश में पेमेंट की है। आई होप आपको दोनों चीजों में फर्क समझ में आ गया होगा कि कौन सा एक्सपेंस आपको कैपिटलाइज करना है और कौन सा रिपेयर में बुक करना है।
और नरेशन में लिखोगे आप अ रूम मेड फॉर रुपीज 23,000 एंड रिपेयर्स डन फॉर रुपीज 3,000। टिप्स हैं जो कि आपके काम आएंगे। आप डिफाइन कर सको कि कौन सा खर्चा आपको कैपिटलाइज करना है या रिपेयर करना है। जो खर्चा आप किसी एसेट को परचेज करते हुए करते हो, उसको उसकी वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए करते हो, वो सारा खर्चा आप उस एसेट में ऐड करोगे। दूसरा पॉइंट, अगर आपने एक एसेट खरीद करके उसको इंस्टॉल करा दिया, उसकी वर्किंग भी शुरू हो गई है, उसके बाद अगर आपने कोई उसकी रिपेयर पे खर्चा किया है, तो वो कभी भी कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, वो सिर्फ रिपेयर एक्सपेंसेस में ही बुक होगा। तीसरा, अगर आपने कोई ओल्ड एसेट है, आपकी एग्जिस्टिंग एसेट है, उसकी रिपेयर कराई है, तो वो भी कैपिटलाइजेशन में नहीं होता। आई होप आज का लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया है और आपने एंजॉय भी किया है। अब है बारी लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के आंसर्स की, मतलब जर्नल एंट्रीज पार्ट 11 के क्वेश्चन के आंसर की, जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना था। क्वेश्चन है, अ मशीनरी परचेज्ड ऑन 15 दिसंबर 2021 फॉर रुपीज 50,000 चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। एक मशीनरी खरीदी है 15 दिसंबर को 50,000 रुपए की, और जिस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 10%। आपके लिए क्वेश्चन था अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और अकाउंट जो क्रेडिट होगा वो कौन सा होगा, ये आपको मुझे बताना था। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई आप एसेट खरीदते हो, आपका डेप्रिसिएशन उस डेट से आप कैलकुलेट करोगे, पूरे साल का कैलकुलेट नहीं करोगे। तो यहाँ पर आपने जो मशीनरी खरीदी है वो 15 दिसंबर से, और आप उसका कैलकुलेट करोगे डेप्रिसिएशन टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो है 31 मार्च। तो यहाँ पर हो गया है 3.5 महीने का आपने यूज किया है इस मशीनरी को अपने बिजनेस में। तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का बनता है 5,000, जिसको आपने डिवाइड किया 12 से और मल्टीप्लाइड किया 3.5 से, तो अमाउंट आ जाएगी 1458 डेप्रिसिएशन की अमाउंट। और क्रेडिट करोगे आप मशीनरी के अकाउंट को। क्यों करोगे मशीनरी के अकाउंट को? जब भी कोई एसेट डेप्रिशिएट हो रही है, मशीनरी यहाँ पर डेप्रिशिएट हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, इसीलिए आप उस अमाउंट को रिवर्स करोगे उस एसेट के अकाउंट से, तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा। अब है बारी क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। A showcase made in Almira to display mobiles for rupees 7,800। एक शोकेस बनवाया है अल्मीरा में आपने मोबाइल्स को डिस्प्ले करने के लिए। तो आपको मुझे बताना है कि आप कौन से अकाउंट को डेबिट करोगे, अल्मीरा, फर्नीचर, रिपेयर्स या शोकेस। आज का लेसन यहीं पर एंड करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, और लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जैसे ही वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन मिले। गुड बाय एंड टेक केयर।